हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डिप्लोमा जोन। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो आपकी सोइल मैकेनिक्स की रिवाइज्ड वीडियो है। इस एक ही वीडियो में हम सोइल मैकेनिक्स के सारे चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे पीडीएफ के पेज काउंट कर सकते हैं, 32 पेज हैं। और ये कौन सा पेज है? ये पहला पेज है। तो ठीक है, ये वीडियो लंबी तो ज़रूर होगी, लेकिन आपको ये करना है, ये रिवाइज करनी है। ठीक है, रिवाइज कैसे करने हैं? आपको ये जो वीडियो है ये आपको 2x की स्पीड पे देखनी है। ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ इसीलिए, ताकि तुम्हारे पास समय कम है, आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो जाए। 2x की स्पीड पे इस वीडियो को देख लो। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे आपको ये वीडियो कैसे देखनी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका जो है जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, ये सोइल का टेस्ट है, ये सोइल स्ट्रेंथ का टेस्ट है आपका। पहला कौन सा है? स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। देखिए इस टेस्ट में क्या होता है, देखिए इस परीक्षण में हम क्या करते हैं कि सोइल के हम 5 नमूने तैयार करते हैं। जो मृदा है, मृदा के 5 नमूने तैयार करते हैं, लेकिन जिस यंत्र में ये टेस्ट किया जाता है उस यंत्र में केवल हम 3 लेयर लेते हैं। कितनी? हम 3 परतों में मृदा मृदा भरते हैं। जब हमने पहली परत भर ली मृदा से, जब हमने पहली परत मान लो मृदा से भर ली, तो हम इस मृदा को रैमर के द्वारा कूट देते हैं, कुटाई करते हैं इसकी रैमर के द्वारा। और उस रैमर का वेट होता है 2.6 केजी। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना वेट होता है? 2.6 केजी। उसी के द्वारा हम पहली परत में जब मृदा भर जाते हैं तो उसकी कुटाई करते हैं। और फिर उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार आपकी जब दूसरी परत में मृदा भर जाती है, दूसरी परत में ही मृदा भर जाती है तो फिर से रैमर से कुटाई कर देते हैं। ऐसे ही तीसरी परत में भर जाती है तो फिर से रैमर से कुटाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें मृदा जो है भरी जाती है। आगे देखिए पढ़ते हैं, इसको हमने क्या लिखा है कि इस परीक्षण में मृदा में जल मिलाकर मृदा के 5 नमूने तैयार किए जाते हैं। इस परीक्षण के लिए उपयोग में लाए गए यंत्र बेलनाकार होता है, जिसका आंतरिक व्यास 100 mm होता है। ठीक है, इसमें एक कॉलम होता है। ये देखो मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये बना के देखो, ये जो है ये बेलनाकार यंत्र होता है, इसी में मृदा को भरा जाता है। अब इसमें एक ये कॉलम हो गया और नीचे क्या होती है? नीचे एक प्लेट होती है। ठीक है, आधार प्लेट जिसे बोलते हैं, वो नीचे लगी होती है। मृदा भरने के बाद, मृदा भरने के बाद उससे उसे अलग भी किया जा सकता है। किसको? जो आधार प्लेट होती है उसको अलग भी कर सकते हैं मिट्टी भरने के बाद में। ठीक है, परीक्षण विधि देखो, परीक्षण विधि में क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, मृदा में पानी मिलाया, उसके बाद उसके 5 नमूने तैयार किए। ठीक है, और तथा इसमें जो है इन्हें 3 परतों में भरा जाता है। किसमें? इस विधि में जो है मृदा के जो 5 नमूने हैं इनको 3 परतों में भरा जाता है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, प्लेट का भार तौलकर उसमें मृदा को डालते हैं। जो प्लेट थी हमारी, कौन सी? जो बेलनाकार आपका जो स्ट्रक्चर था उसके नीचे जो आधार प्लेट थी, उसका पहले वेट तोल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसमें मिट्टी डालेंगे। जैसे ही मिट्टी में एक परत भर जाती है तो जो क्या करते हैं, रेमर से कूट कर उसका सहनन किया जाता है। सहनन क्या होता है? देखिए मृदा को हम कूट कर, जब मृदा को हम कूटते हैं तो उसमें से पानी निकल जाता है। जब पानी निकल जाता है तो मृदा के कण क्या होते हैं? दब जाते हैं। दब जाते हैं यानी कि पास पास आ जाते हैं। तो पास पास ऐसा आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके आयतन में कमी आ जाती है। तो इसी को हम कहते हैं सहनन। ठीक है, इस प्रकार यह प्रक्रिया अगली 2 परतों में भी की जाती है। तो कुटाई की हुई मृदा को सांचे सहित तौल लेते हैं। मृदा का स्थूल घनत्व ज्ञात करके निम्न सूत्र से जलांश ज्ञात करते हैं। ठीक है, जलांश जो है ज्ञात करते हैं कैसे? अब देखो वाई डी बराबर वाई बी, सॉरी ये वो है गामा। ठीक है, गामा डी बराबर गामा बी, और गामा बी के बाद में ये क्या है? 1+W। डब्लू क्या है? जलांश। गामा बी क्या है? स्थूल घनत्व। और गामा डी क्या है? शुष्क घनत्व। ठीक है, गामा डी शुष्क घनत्व और गामा बी स्थूल घनत्व। तो ये ध्यान रखना। आगे देखिए, देखिए मृदा में जो है 2 टेस्ट होते हैं। एक तो आ गया आपका स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, और एक है आपका मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट।
ये जो टेस्ट है बिल्कुल ऊपर वाली की तरह ही है, लेकिन उसमें थोड़ा इसमें मॉडिफाई कर दिया गया है। मॉडिफाई क्या है, जैसे ऊपर वाले में कितनी लेयर थी, 3 लेयर थी, लेकिन इसमें कितनी लेयर होंगी, इसमें भाई इसमें 5 लेयर होंगी। ठीक है, जो मृदा नमूने होंगे उनको हम 5 परतों में भरेंगे। ठीक है, पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि उसमें जो रैमर था, रैमर आपका 2.6 केजी का था, लेकिन इसमें रैमर जो 4.8 केजी का होगा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट है, इसमें मॉडिफाई किया गया है। यह टेस्ट स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का ही एक रूप है। इस परीक्षण में मृदा के नमूने को 3 परतों में भरकर ना रखकर 5 परतों में भरा जाता है। इस परीक्षण में रैमर का वजन 4.8 केजी होता है तथा शेष विधि बिल्कुल सहनन परीक्षण की तरह ही है, जो पीछे हमने किया है ना, कौन सा किया है हमने, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। ठीक है, उसी की तरह ही है सारी विधि। ठीक है, वही लिखना है। मृदा में पानी मिलाया, 5 नमूने तैयार किए, उसके बाद प्लेट का वजन तोल लिया, फिर उसमें मृदा को जो है भरा गया। पहली परत जैसी भर जाती है फिर उसकी कुटाई की जाती है, दूसरी परत भरने के बाद भी कुटाई की जाती है। इस प्रकार जो है सारी मृदा उसमें भर ली जाती है, फिर उसके बाद सांचे सहित उसको तोल लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, स्थूल घनत्व ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। आगे देखिए कूलाम का नियम, कूलाम्ब लॉ। ये क्या है, मृदा अपरूपण सामर्थ्य यानी शियर स्ट्रेंथ के लिए कूलाम्स लॉ क्या कहता है। देखिए मृदा की जो आपकी क्या कहते हैं, मृदा की जो शियर स्ट्रेंथ होती है, मृदा की शियर स्ट्रेंथ जो होती है, इसको हम टीएफ से दर्शाते हैं। वो आपकी पारगम्यता और आपका प्रतिबल यानी कि सिग्मा और आपका घर्षण कोण यानी कि फाई पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पे निर्भर करती है, मैंने आपको बता दी। सी का मतलब पारगम्यता, पारगम्यता पर, पारगम्यता या ससंजकता। ठीक है, इस पे। और उसके बाद में सिग्मा का मतलब प्रतिबल पर, और फाई का मतलब घर्षण कोण पे निर्भर करती है। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि सिर्फ इस इक्वेशन को याद कर लो, टी एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई। एक बार फिर से लिखो, एक बार फिर से लिखो, सी टी एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई। ठीक है, एक और बार लिखो, दोबारा मेरे साथ लिखते रहो, टी एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई। ठीक है, वेयर टी एफ इज इक्वल टू क्या है, मृदा की शियर स्ट्रेंथ, सी क्या है आपकी ससंजकता, सिग्मा क्या है प्रतिबल, फाई क्या है आपका घर्षण कोण। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है। चलिए अगला देखिए, सीधा अपरूपर परीक्षा। ये देखिए, ये मैंने शॉर्ट नोट में आपको लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये डायग्राम हो गया उसका। यहाँ पे देखो ये बॉक्स है। अब बॉक्स को हम एक, ये बर्तन कह लो इसको या पात्र कह लो, बॉक्स को पात्र के अंदर डालते हैं और जो पात्र होता है वो रोलर पे रखा हुआ होता है। ठीक है, ये रोलर पे रखा हुआ है ये पात्र। बाकी का ये चित्र जो है सरल बना दिया है मैंने, वरना आप नोट्स में देखो जाके उसमें बहुत कठिन है। तो ये सरल बना दिया है, यहाँ से जो चित्र को याद कर लेना। ठीक है, इतना ही बनाया होगे आप, तब भी आपको अगर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना चित्र बना देना और थ्योरी लिख देना, तो आपको 3 नंबर पक्के मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखना क्या है, देखो इसमें एक वर्गाकार बॉक्स होता है जिसकी माप 6x6x2 होती है। 2 मीटर क्या है मोटा, 6x6 लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, बॉक्स के 2 हिस्से होते हैं। पात्र चलाने के लिए मोटर का उपयोग किया जाता है। ये जो पात्र है ना, पात्र ये बर्तन, इसको हम हाथ से भी चला सकते हैं। एक और बात ध्यान रखो, हाथ से भी चला सकते हैं और मोटर भी इसमें लगी होती है चलाने के लिए। ठीक है, ये क्या है, ससंजनहीन मृदाओं के लिए उपयोग में लाई जाती है ये विधि सबसे ज़्यादा। सीधा अपरूपण परीक्षण किसके लिए, ससंजकहीन मृदाओं के लिए। समय समय पर समय कम लगता है इस परीक्षण में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अरे डार्सी का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डार्सी का नियम क्या कहता है, देखिए डार्सी का नियम क्या कहता है कि स्तरीय प्रवाह में जो स्तरीय प्रवाह होता है, ठीक है, उसमें जो मृदा से जल के बहने की जो गति है, किससे, मृदा से। जैसे मैं बात करूँ, ये पाइप है मान लो, ठीक है, ये पाइप जा रहा है, यहाँ पे ये मृदा भरी हुई है, फिर ऐसे पाइप चला गया ये। ठीक है, अब यहाँ से ये पानी आया, एक मिनट रुको, अब ये पानी आया ये, ठीक है, ये पानी आया, अब यहाँ पे मिट्टी में घुलते हुए ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा पानी। ठीक है, तो वो वही कह रहा है कि स्तरीय प्रवाह में मृदा से जल के बहने की गति जो होती है v, वो द्रवीय ढाल I के अनुक्रमानुपाती होती है। तो v जो है अनुक्रमानुपाती I, तो v अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो k कोई नियतांक आ जाएगा, फिर I, जहाँ k बराबर क्या है, पारगम्यता गुणांक। ठीक है,
तो ये है आपका डार्सी का नियम। एक बार फिर से मेरे साथ में फेरो कि स्तरीय प्रवाह में मृदा से जल के बहने की गति v, द्रव्य ढाल I के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। v बराबर क्या हो गया भैया, अरे रुक जा भाई, v बराबर हो गया आपका KI। और K क्या है, K है आपका पारगम्यता गुणांक। क्या है, पारगम्यता गुणांक है आपका K। और I क्या है, द्रव्य ढाल। V क्या है, उस जल का प्रवाह या वेग, उसको कहेंगे B। एक बार फिर से दोहरा दूं, डार्सी का नियम क्या कहता है कि स्तरीय प्रवाह में मृदा से, किससे भाई, मृदा से जल के बहने की गति यानी कि V अनुक्रमानुपाती होती है द्रव्य ढाल I के। ठीक है, तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा, आपको ज़रूर करके आना है अगर आ गया तो। IS के अनुसार मृदा के कणों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए ये शॉर्ट नोट्स हैं तो शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, आपको लेकिन लॉन्ग में लिख के आना है। देखिए IS के अनुसार 3 प्रकार से जो है मृदा का वर्गीकरण किया गया है मृदा कणों का। पहला आपका स्थूल कणीय मृदाएं, दूसरा सूक्ष्म कणीय मृदाएं, तीसरा कार्बनिक मृदाएं। ठीक, कार्बनिक, सूक्ष्म कणीय, स्थूल कणीय मृदाएं। तो 3 प्रकार की मृदाएं IS के अनुसार वर्गीकृत की गई हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कौन सी हैं, जरा मुझे बताओ। एक तो हो गई भैया आपकी, एक तो हो गई स्थूल कणीय। कौन सी हो गई, स्थूल कणीय, स्थूल कणीय मृदा। फिर हो गई सूक्ष्म कणीय, सूक्ष्म कणीय मृदा। और फिर हो गई आपकी कार्बनिक मृदा। ठीक है, तो ये मृदाएं हो गई हैं आपकी। तो आई होप ये मृदा आपको समझ में आ गई होगी कि IS के अनुसार कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहला सूक्ष्म कणीय, और दूसरा स्थूल कणीय, और तीसरा कार्बनिक मृदाएं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आप। जलांश क्या होता है, देखिए किसी भी मृदा के अंदर जो पानी की मात्रा होती है, पानी का जो भार होता है, उसको ले लो और मृदा कणों का भार ले लो, इनको आपस में डिवाइड कर दो, वो जलांश निकल आएगा। ठीक है, तो जलांश आपका ये है W बराबर WW/WS। WW क्या है, वेट ऑफ वाटर। WS क्या है, वेट ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के पार्टिकल जो उनका वेट। अच्छा, वेट ऑफ वाटर से W से इसका क्या मतलब है, W से मतलब है जल का भार। अब इससे क्या मतलब है, जल का भार कैसे निकालेंगे, पहले जो है जल का भार, पहले मृदा को ऐसे ही तोल लो। ठीक है, तोलने के बाद में उसको जो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करो 24 घंटे तक। फिर उसके बाद में उसका वेट तोलो। अब दोनों को घटा दोगे तो जल का भार निकलेगा, वो जल का भार लो और आपके मृदा कणों का भार लो, उनको डिवाइड करो आपस में, तो उनका जो अनुपात रेशियो जो होगा वो आपका जलांश यानी वाटर कंटेंट कहलाएगा। ठीक है, वॉइड रेशियो देखते हैं। देखिए रिक्तता अनुपात, सबसे पहली बात तो रिक्तता अनुपात को हम किससे दर्शाते हैं भाई, ई से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे दर्शाते हैं भाई, ई से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर VV/VS, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यानी जो रिक्त स्थान होते हैं, खाली जो स्थान होते हैं उनका आयतन, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल यानी कि जो कण होते हैं मृदा के कण, उनका आयतन। इन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं हम, रिक्तता अनुपात कहते हैं। आई बात समझ में, वेरी गुड, क्या है, रिक्तता अनुपात कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पोरोसिटी, इसको बोलते हैं हम संरंध्रता। देखिए संरंध्रता क्या होती है, पहले तो रिक्तता अनुपात आ गया ना समझ में, क्या होता है रिक्तता अनुपात। अब देखिए संरंध्रता क्या होती है, इसको हम लोग N से दर्शाते हैं। देखिए संरंध्रता में क्या होता है कि खाली स्थानों का आयतन यानी कि VV, और मृदा का संपूर्ण आयतन ले लेते हैं VV/V। ठीक है, तो ये होती है संरंध्रता, इसको हम N से दर्शाते हैं, तो N बराबर VV/V। स्थूल घनत्व, बल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व क्या होता है भाई, इसको हम सिग्मा B से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पे T ले लिया है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिग्मा हम B से दर्शाते हैं। ठीक है, तो स्थूल घनत्व क्या होगा, जो जल का भार ले लो। ठीक है, जल का भार ले लो, और जो है V क्या है, ये V है आयतन, किसका,
मृदा का आयतन, संपूर्ण आयतन, ठीक है, मृदा का संपूर्ण आयतन है आपका V। तो जल का भार, पूरा जल का भार ले लो और मृदा का संपूर्ण आयतन ले लो, तो उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, स्थूल घनत्व, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके स्थूल घनत्व। आगे देखिए, अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है। पीछे जो क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो हार्ड से क्वेश्चन थे वो भी थे, ठीक है, जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो भी थे उसमें। अब लेकिन हम चैप्टर नंबर 1 से और पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, वीडियो को छोड़ के मत भागना, तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, और एक बार शेयर ज़रूर करना है इसको। अभी देखो यार, 300 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, ठीक है, 300 ही बच्चे जुड़ पाए हैं। तो यार जल्दी से मैं चाह रहा हूँ ये पेपर ख़त्म हो तो 500 जो है बच्चे जुड़ जाएं। तो देखते हैं कि क्या आप मेरी बात ये पूरी कर पाते हो या नहीं, ठीक है। इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट है, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी जो है ये चैनल ग्रो हो पाएगा। आई बात समझ में। चलिए देखिए आगे क्या है। आगे है आपका चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। मृदा यांत्रिकी से आप क्या समझते हैं, एक अभियंता के लिए यह किस प्रकार उपयोगी है। देखिए, टरजागी नामक एक वैज्ञानिक था, उसने बताया कि इंजीनियरिंग की वह शाखा, किसके अनुसार, टरजागी के अनुसार, इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक विघटनों से बने कणों के अवसादों तथा असंघनित जमावों संबंधी अ, समस्याओं के समाधान के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे मृदा यांत्रिकी कहते हैं। अरे सिंपल सी बात है भाई, मृदा यांत्रिकी में क्या होगा, इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम चट्टानों से बनी मृदाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी रिक्तता अनुपात, जलांश, सरंध्रता और आपकी पारगम्यता, धारण क्षमता आदि को ज्ञात करते हैं, और इसी को हम मृदा यांत्रिकी कहते हैं, ठीक है। तो यही तो है इंजीनियरिंग की वह शाखा, ठीक है भाई। एक अभियंता के लिए किस प्रकार उपयोगी, भाई बहुत उपयोगी है। अगर ये मान लो कहीं पे पुल बनाना है किसी को, इंजीनियर को, अब वहाँ की मृदा ही सही नहीं होगी तो पुल बनाने में जो खर्चा आएगा वो सारा बेकार, सारा पानी में चला जाएगा। तो सबसे पहले उस वहाँ की मिट्टी की जांच करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं फिर भी। देखिए, संरचनाओं के निर्माण में नींव में मुख्य समस्या मृदा की प्रकृति के कारण ही आती है। मैंने बताया आपको, पुल बनाओगे तो नींव ढह जाएगी, मृदा अच्छी नहीं होगी, जब नींव ढहेगी तो पुल भी आपका जो है खाई में चला जाएगा। अगर अन्य सामग्रियां जैसे सीमेंट, लोहा का तो कुछ अवगुण देखकर चुन सकते हैं, लेकिन निर्माण स्थल पर जैसी मृदा उपलब्ध है वैसे ही इसे स्वीकार करना चाहता है, ठीक है, स्वीकार करना पड़ता है। अब जैसे मुझे कहीं पे पुल बनाना है, ठीक है, अब वहाँ पे जैसी मिट्टी होगी हम वैसे उसे स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पुल मत बनाओ। लेकिन पुल बनाना ज़रूरी है, वैसे जैसी मिट्टी है वैसे में काम चलाओ, लेकिन काम नहीं चलाएंगे, हम क्या करेंगे, हम जो है कुछ रासायनिक टेक्निक से और कुछ अपने हाथों की टेक्निक से उसको हम उपयोग लायक बना लेंगे, तो उसकी धारण क्षमता बढ़ा देंगे हम, ठीक है, किसके, केमिकल्स के द्वारा, उसमें कुछ केमिकल्स मिला के, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए। आधार इंजीनियरिंग की परिभाषा दीजिए। वही नींव की बात कर रहा है, और क्या है, आधार इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नींव के बारे में पढ़ते हैं, नींव की मोटाई, गहराई, चौड़ाई, ठीक है, और क्या हो गया उसका आरोपित भार, स्थिरता आदि संबंधी समस्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आधार इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। नींव क्या होती है, यह संरचना का सबसे नीचा भाग होता है जो हमें भूमि तल से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, समझ संरचना के भार को भूमि पर संचित करता है, उसे नींव कहते हैं। ये देख लो, ये डायग्राम देख लो। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको, जो नींव, जैसे मान लो ये नींव है, तो नींव के नीचे की जो मृदा होती है, मिट्टी जो होती है, उसको हम सब सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, सब सॉइल, यानी अध मृदा, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए, ट्रांसपोर्ट सॉइल और एल्यूवियल सॉइल। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, ट्रांसपोर्ट सॉइल और एल्यूविलियम सॉइल। देखिए लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ये बताना मेरा काम है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है, स्थानांतरित मृदा इसको बोलते हैं। देखिए, जब चट्टानों का विघटन होता है, ठीक है, तो वहाँ से हमें मिट्टी मिलती है। अब वहाँ से जो मिट्टी मिली
वही मिट्टी किसी के द्वारा, जैसे वायु, जल, गुरुत्वाकर्षण, ग्लेशियर, इन सभी के द्वारा उस स्थान से अलग चली जाए, उस स्थान से कहीं और दूसरे स्थान पे चली जाए, तो उस ऐसी मिट्टी को हम कहेंगे स्थानांतरित मृदा। आई बात समझ में? स्थानांतरित मृदा क्या होगी? जब जो है चट्टानों से प्राप्त मिट्टी वहां से हटके कहीं और चली जाए, किसके द्वारा? वायु, जल, गुरुत्वाकर्षण या ग्लेशियर के द्वारा, तो इस मृदा को हम स्थानांतरित मृदा कहते हैं। ठीक है, ये आपकी समझ में नहीं आएगी, पता नहीं क्या क्या लिखा है, पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो, क्या दिक्कत है उसमें। ससंजक मृदाएं, ऐसी मृदा, देखिए ऐसी मृदा होती हैं ये वाली ससंजक जो है, जिनमें पानी मिला दो, पानी कुछ मात्रा मिला दो और उनको मनचाहे आकार में जो है ढालो, यानी कि पानी मिला दो, फिर उसके बाद में उससे खिलौना बना लो, सांप बना लो, ठीक है, और गमला बना लो, कुछ भी बना लो, अपना मन चाहे जो तुम्हारी इच्छा कर रही हो वो बना लो उससे। तो ऐसी मृदाओं को हम कहते हैं ससंजक मृदाएं। जलोढ़ मिट्टी, देखिए क्या होती है जलोढ़ मिट्टी, जो बहुत उपयोगी मिट्टी है ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी है ये आपकी ये नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। नदियाँ कौन कौन सी? सिंधु नदी है एक इसमें शामिल, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। इन नदियों द्वारा ये जलोढ़ मृदा जो है बहाकर लाई जाती है, और ये जो मिट्टी होती है ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी होती है। इसीलिए ये जो है देखो, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? जलोढ़ मृदा, इसको एल्यूवियल सॉइल कहते हैं हम। आगे देखिए आपका जो है ये खत्म, कहाँ से? हिमालय से बहाकर लाई जाती है। हाँ, चैप्टर नंबर दूसरा देखिए आप, चैप्टर नंबर दूसरा क्या है? देखिए मृदा को निरूपित करने की त्रिप्रावस्था प्रणाली क्या है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है ये। त्रिप्रावस्था प्रणाली क्या है, चित्र सहित व्याख्या कीजिए। देखिए मृदा में मिट्टी जो होती है, अब उसमें मिट्टी में एक कण तो नहीं होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मैं एक मिट्टी की बात करूँ तो उसमें मेनली 3 चीज़ें तो पाई जाती हैं। पहले उसके कण, मिट्टी के कण पाए जाते हैं, मृदा के कण। दूसरा उसमें जल पाया जाता है और तीसरा उसमें वायु पाई जाती है। ठीक है, वायु पाई जाती है और उसमें जो है रिक्त स्थान भी होते हैं, इसको रंध्र कहा जाता है, वो भी उसमें पाए जाते हैं। तो मेनली हम 3 कंसीडर करते हैं, पहला मृदा के कण, दूसरा जल और तीसरा वायु। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है चित्र दे रखा है, मृदा, वायु, जल और मृदा के कण। एक बार मैं इस चित्र को समझा दूँ ढंग से, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। देखिए मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए देखो ये वायु है। अब वायु का माना हमने आयतन है VA, वॉल्यूम ऑफ एयर। जल का आयतन माना VW, वॉल्यूम ऑफ वाटर। मृदा का आयतन माना VS, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मृदा का वेट मान लिया WS, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। जल का वेट मान लिया WW और एयर का वेट मान लिया WA। अच्छा, मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि WW जो बराबर है वो ऑलमोस्ट बराबर होगा WA के, क्योंकि भाई एयर, हवा का जो भार है वो तो जीरो ही होता है ना, मतलब लगभग कुछ तो होता है लेकिन लगभग हम जीरो ही मानते हैं। तो जो है यहाँ से और यहाँ तक पूरा ये वेट हो गया WW। ठीक है भाई, चलिए ये तो बात आ गई आपकी समझ में। और आगे क्या है? देखिए मृदा कणों, वायु, जल से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं, चाहे वो गुणात्मक आयतन संबंधी हो, उनको विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? उनको विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाता है, जिनमें केवल, हाँ, विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए त्रिप्रावस्था प्रणाली में क्या होता है? त्रिप्रावस्था प्रणाली में हम जो है मृदा की 3 समूहों का अध्ययन करते हैं। पहला समूह जिसमें मृदा के कण होंगे, दूसरा समूह जिसमें केवल आयतन संबंधी समस्याएं होंगी, तीसरा समूह जिसमें निश्चित अनुपात संबंधी समस्याएं होंगी। ठीक है, तो इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये चीज़ पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, और जो है आप लोग फिर से पढ़ लेना। वीडियो वो वाली नहीं देखी है तो जल्दी से देख लेना जाके इसके बाद में, लेकिन अभी नहीं देखनी कोई वीडियो। अब देखिए बात करते हैं आर्द्रता धारण, वाटर कंटेंट। देखिए
किसी भी मृदा में किसी भी मृदा के में उपस्थित जल का भार, किसी भी मृदा में उपस्थित जल का भार और उस मृदा के कणों के भार, कणों का जो भार है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है भाई? इन दोनों का अनुपात ही कहलाता है आपका वाटर कंटेंट, यानी कि डब्लू। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हम जलांश। अच्छा, ये जो जल का भार होगा वो कैसा होगा? ये जो जल का भार होगा, ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ, ये जो जल का भार होगा ये आपका 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस मृदा को गर्म करने पे 24 घंटे तक, फिर उसको तोलो तो जो है उसको घटाओ तो वो वाला जल का भार है। नहीं समझे ना? देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई मिट्टी ली आपने, अब उस मिट्टी को पहले तोल लो, मान लो इसमें 2 किलो वजन है, ठीक है? फिर उसी मिट्टी को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे तक गर्म करो। फिर उसके बाद में उसका वेट तोल लो। अब मान लो कितना उसका वेट आया 1.6 केजी। पहले कितना था 2 केजी, अब कितना आया 1.6 केजी। तो लॉस कितना हो गया 0.4 केजी। तो ये जो वैल्यू निकल के आई 0.4 केजी, ये होगा जल का भार। तो इस जल का भार का इससे मतलब है, ठीक है? आगे देखिए, जल का भार, हाँ ये वही दिया है। रिक्तता अनुपात वॉइड रेशियो क्या होता है? देखिए वॉइड रेशियो, देखिए किसी भी मृदा में क्या होता है कि किसी भी मृदा में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी कि रिक्त स्थानों का अनुपात और संपूर्ण मृदा का अनुपात वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है? मृदा कणों का अनुपात वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको? रिक्तता अनुपात कहते हैं। इसको हम ई से दर्शाते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड यानी कि रिक्त स्थानों का अनुपात और मृदा कणों का रिक्त स्थानों का आयतन और मृदा कणों का आयतन, इन दोनों का अनुपात कहलाता है आपका वॉइड रेशियो, यानी कि रिक्तता अनुपात अर्थात ई। ठीक है भाई, चलिए ये कुछ 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान में रख लेना। आगे देखते हैं सरंध्रता क्या होती है। इसको हम एन से डिनोट करते हैं, किसको? सरंध्रता को। देखिए सरंध्रता में क्या होगा कि रंध्रों का आयतन और संपूर्ण मृदा का आयतन, इन दोनों का अनुपात ही कहलाएगा सरंध्रता, वी अपॉन वी। संपूर्ण मृदा का आयतन, रंध्रों का आयतन, संपूर्ण मृदा का आयतन आपका सरंध्रता कहलाता है। इसे एन से दर्शाते हैं, ठीक है? स्थूल घनत्व क्या हो गया भाई? स्थूल घनत्व अभी बताया मैंने आपको, स्थूल घनत्व, ठीक है? स्थूल घनत्व अभी बताया मैंने आपको। स्थूल घनत्व क्या होता है? स्थूल घनत्व आपका जो है वाई टी से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो स्थूल घनत्व की डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या है इसमें? देखो, कुल भार और कुल आयतन, मृदा का कुल आयतन, संपूर्ण आयतन, और जो है उस जो है जल का कुल भार, उन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं हम? स्थूल घनत्व, यानी कि सिग्मा टी। चलिए, चैप्टर नंबर 3 आ चुका है, एटर वर्ग की सीमाएं। देखिए एटर वर्ग की सीमाएं मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो इसको आई होप आप लोग उस वीडियो से पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, पीछे पढ़ा चुका हूँ इसको, ठीक है? तो ये देख लेना। आगे देखिए, आईएस के अनुसार मृदा के कण आकार, आईएस के अनुसार क्या होता है कि मृदा के कण आकार का वर्गीकरण कीजिए। आईएस के अनुसार मृदा के कण 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थूल कण, सूक्ष्म कण और कार्बनिक कण, कार्बनिक मृदाएं। स्थूल कड़ी मृदाएं, सूक्ष्म कड़ी मृदाएं और कार्बनिक मृदाएं, ठीक है? ये पहले पीछे मैंने करा दिया है, इसको ध्यान रखना। आगे देखिए, कर्वेचर और समानता गुणांक, वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्वेचर क्या होता है? दी कर्वेचर गुणांक को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इसको कर्वेचर गुणांक, ठीक है? कर्वेचर गुणांक में आप ध्यान रखना कि जो D30 है इसका स्क्वायर कर दो और D60 में से घटा दो D10, सॉरी इंटू कर दो इनका, D60 इंटू D10, इनका इंटू कर दो तो आपको कर्वेचर गुणांक मिल जाएगा। ये देखो, D30 का स्क्वायर यानी वर्ग और D60 इंटू D10 का मल्टीप्लाई का अनुपात कहलाता है कर्वेचर गुणांक। समानता गुणांक क्या होता है? देखिए भाई, समानता गुणांक
D60 और D10 के अनुपात को, D60 और D10 के अनुपात को समानता गुणांक कहते हैं। ठीक है। कणाकार के लिए MIT वर्गीकरण। देखिए मृदा में मैंने जैसे आपको बताया, मृदा में अनेक चीज़ें होती हैं, जैसे रेत, बालू, सिल्ट आदि के कण अलग अलग प्रतिशत में उपस्थित होते हैं। अतः मृदा प्रतिदर्श को एक मृदा का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें अलग अलग परिमाण के कण विद्यमान रहते हैं। इन कणों के परिमाणों के प्रतिशत के आधार पर निम्न चार्ट तैयार किया जाता है। निम्न चार्ट कौन सा है? ये वाला चार्ट तैयार किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्ले साइज, फाइन, मीडियम, कोर्स, फाइन, मीडियम, कोर्स, तो ऐसे करके आप लिख देना। उसमें क्या है, क्ले साइज ऐसे करके क्ले साइज लिखे, फाइन, मीडियम, कोर्स, फाइन, मीडियम, कोर्स, फाइन, मीडियम, कोर्स, ऐसे करके लिख देना। उसमें चार्ट सा बना देना। ठीक है। आगे क्या है, ये रिक्तता अनुपात, जलांश, आपेक्षिक गुरुत्व और ये क्या है, संतृप्ति अंश में संबंध। तो चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो, वरना आप स्किप कर दो इसको, लेकिन एक बार निगाह डाल लो, जिससे कि आप जो है पेपर में आ जाए तो आप कर दो इसको। ठीक है। पूछना चाहूँ तो वीवी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वीएस क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वीवी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और वीएस क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और वीडब्ल्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वीडब्ल्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है आपका पारगम्यता। पारगम्यता क्या होती है? देखिए पारगम्यता मृदा का वह गुण है जिसके कारण जल जल मृदा के कणों के रंध्रों में से होकर गुजर पाता है या चला जाता है, आसानी से जो चला जाता है। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पारगम्यता। क्या कहते हैं उसको हम? पारगम्यता कहते हैं। ठीक है भाई, आज समझ में पारगम्यता क्या होती है? पारगम्यता कहते हैं मृदा के इसी गुण को पारगम्यता कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई कि मृदा के किस गुण को पारगम्यता कहते हैं? कि जब मृदा का वह गुण जिसमें से जिसके कारण जल जो है आसानी से रंध्रों में से होकर निकल जाता है, उसको पारगम्यता कहते हैं। मृदा की पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक देख लो भाई। मृदा की पारगम्यता को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? पहला, मृदा के कण, उनका आकार, साइज, शेप, ये प्रभावित करेंगे। कणों का आकार, आकृति। ठीक है। मृदा का आकार, रिक्तता अनुपात भी प्रभावित करेगा। संरंध्रता ज़्यादा है या कम है, ये प्रभावित करेगा। जल के गुण, अवगुण, अवशोषित जल, ये सारे जो है कारक हैं। ठीक है। आगे देखिए, मृदा की पारगम्यता ज्ञात करने की विधि, स्थिर शीर्ष विधि। भाई देखो मैं आपको बताऊं, ये जो विधि है आप लोग याद कर लेना, इसका चित्र देख लेना, चित्र के बाद में आप यहाँ से जो है थोड़ा बहुत पढ़ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। चलिए मैं इसको स्किप करता हूँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डार्सी का नियम। डार्सी का नियम क्या कहता है भाई? डार्सी का नियम कि स्तरीय प्रवाह, अभी तो पढ़ाया था तो मैं, स्तरीय प्रवाह में जो द्रवों की गति होती है वो द्रव्य ढाल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये डार्सी ने कहा था। ठीक है। चैप्टर नंबर 5, प्रभावी प्रतिबल। संपूर्ण प्रतिबल क्या होता है? देखिए मृदा पर आने वाला कुल जो प्रतिबल है उनको संपूर्ण प्रतिबल कहते हैं। इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर होता है सिग्मा इफेक्टिव और सिग्मा एन। सिग्मा इफेक्टिव मतलब प्रभावी प्रतिबल और सिग्मा एन मतलब निष्क्रिय प्रतिबल। अब देखिए प्रभावी प्रतिबल क्या है, प्रभावी प्रतिबल भी देख लो। मृदा के कणों पर उत्पन्न प्रतिबलों को प्रभावी प्रतिबल कहते हैं। सिग्मा ई एफ और सिग्मा माइनस वो तो वहाँ से निकल आएगा। ठीक है। निष्क्रिय प्रतिबल क्या है? पानी में उत्पन्न प्रतिबलों को निष्क्रिय प्रतिबल कहते हैं। अच्छा देखो, तीन होते हैं, एक तो संपूर्ण हो गया, उसके बाद आपका हो गया प्रभावी और एक निष्क्रिय। संपूर्ण प्रतिबल में क्या होगा? संपूर्ण प्रतिबल में क्या होगा ये बताओ जल्दी से। ठीक है। संपूर्ण प्रतिबल में आपका जो है, संपूर्ण प्रतिबल में मृदा पर कुल भार, कुल प्रतिबल पड़ेगा।
ठीक है। मृदा संयंत्र पर आने वाला कुल प्रतिबलों को संपूर्ण प्रतिबल कहते हैं। ठीक है। सिग्मा बराबर सिग्मा ई एफ प्लस सिग्मा एन। ई एफ मतलब इफेक्टिव यानी प्रभावी। ठीक है। प्रभावी प्रतिबल क्या हो गया? प्रभावी प्रतिबल हो गया आपका मृदा के कणों वाला प्रतिबल जो है। देखिए संपूर्ण प्रतिबल तो टोटल मृदा पे आएगा। प्रभावी प्रतिबल केवल जो है आपके मृदा के कण जो होते हैं उन पे आएगा। ठीक है। और निष्क्रिय प्रतिबल कहाँ पे होगा? ये पानी के अंदर होगा। फॉर्मूला आप एक फॉर्मूला याद कर लो, उससे निकाल लेना दोनों वाला। ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई? है तू कैसे रूठ के भाग रही है? तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 6 मृदा का विरूपण। मृदा का विरूपण क्या होता है? देखिए इसमें पहली हेडिंग है आपकी संघनन तथा दशन। संघनन क्या होती है कि जैसे मृदा की हम कुटाई करते हैं, तो कुटाई करते हैं तो मृदा के कण जो है पास पास आ जाते हैं, जिससे उनका आयतन कम हो जाता है। और आयतन कम होने के कारण वो धस जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम संघनन कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए संघनन सूचकांक मृदा पर पड़ने वाले दाब और उसके आयतन में परिवर्तन तथा पारगम्यता गुणांक के अनुपात को संघनन सूचकांक कहते हैं। आयतन में परिवर्तन और पारगम्यता गुणांक के अनुपात को संघनन सूचकांक कहते हैं। सहनन और संघनन देखो, कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में अंतर क्या है? देखिए कंपैक्शन आपकी क्या होती है, इसमें आयतन में जो कमी है वो यांत्रिक विधि से की जाती है, लेकिन इसमें आयतन में जो कमी है वो गिट्टी पे पड़ने वाले भार के कारण आती है। ठीक है। यह एक कृत्रिम क्रिया है और यह एक प्राकृतिक क्रिया है। इनमें प्रतिबलों का स्थानांतरण नहीं होता है, इनमें प्रतिबलों का स्थानांतरण होता है। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना अगर इनका अंतर आ जाए तो। आगे है मृदा का अपरूपण सामर्थ्य यानी शियर स्ट्रेंथ। पहले देख लेते हैं शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, कर्तन सामर्थ्य। देखिए मृदा का अपरूपण के प्रति अधिकतम प्रतिरोध उसकी अपरूपण सामर्थ्य कहलाती है। जैसे ये मिट्टी का कोई पार्टिकल है, ठीक है। अब इस पे अगर फोर्स लगाऊं मैं, तो ये जब ये अपनी जगह से खिसकेगी, तो उस जगह से पहले ठीक वो उच्चतम बिंदु जो खिसकने वाली होगी उसको हम कहें कर्तन सामर्थ्य, उसी लिमिट को। ठीक है। आगे क्या है? मृदा कणों के आपस में गुथे रहने के कारण। हाँ, ये जो है मृदा अपरूपण सामर्थ्य निम्न कारणों से होता है। मृदा कणों के गुठते रहने के कारण यानी इकट्ठा होने के कारण और स्वसंजन के कारण। स्वसंजन मृदाएं आपको बताई थी मैंने क्या होती हैं स्वसंजन मृदाएं। ठीक है। स्वसंजन मृदाएं कौन सी मृदाएं? जिनमें पानी मिलाकर उन्हें जो किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, और असंजन जिन्हें पानी मिलाकर किसी भी आकार में नहीं ढाला जा सकता। ठीक है। अपरूपण मृदा के लिए कूलाम्स लॉ मैंने करा दिया है आपको पीछे। आगे जो है ससंजक मिट्टी की अपरूपण सामर्थ्य की जांच के लिए प्रयोगशाला परीक्षण। अच्छा, ससंजक मिट्टी की जांच के लिए हमें ये प्रयोगशाला परीक्षण करना है। अरे ये वही तो है जो मैंने पीछे कराया था। अब ये इसमें चित्र कितना खतरनाक है, उसमें तो इजी सा दिया गया तो उसी से पढ़ लेना। ठीक है। सीधा अपरूपण सामर्थ्य। आगे देखिए चैप्टर नंबर 8 है सहनन यानी कंपैक्शन। देखिए मृदा की कुटाई करने पर मृदा कणों से वायु निष्कासित हो जाती है, जिससे उसके कण पास पास आ जाते हैं और मृदा का आयतन भी कम हो जाता है। इसी कमी को सहनन कहते हैं, कंपैक्शन। ठीक है। कंपैक्शन के उपयोग क्या है? कंपैक्शन क्यों किया जाता है? मृदा की धारण क्षमता बढ़ाने के लिए। भाई कोई जगह ऐसी है यहाँ पे मृदा की धारण क्षमता कम है, तो वहाँ कंपैक्शन यानी उसको कुटाई कर दो मृदा की, तो उसकी धारण क्षमता बढ़ जाएगी, सामर्थ्यवान हो जाएगी मृदा, टिकाऊपन आ जाएगा मृदा में, और उसकी पारगम्यता में कमी आ जाएगी। पारगम्यता मतलब रंध्रों में से होकर पानी का गुजरना, पारगम्यता जो है उसमें कम हो जाएगा। ठीक है। स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट, ये चित्र है भाई ये, लेकिन ये थ्योरी तो मैंने पीछे करा दी, आगे करा दी थी थ्योरी।
और ये वाला संशोधित प्रोक्टर टेस्ट वही वाला है, मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं वायु रंध्र रेखा। वायु रंध्र रेखा क्या होती है? मृदा में वायु रंध्रों के किसी प्रतिशत पर जो रेखा जलांश व मृदा के शुष्क घनत्व के बीच में संबंध को दिखाती है उसे वायु रंध्र रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? जो रेखा जलांश और मृदा के शुष्क घनत्व के बीच में संबंध दिखाती है। तो ये होता है गामा डी बराबर गामा टी अपॉन आई प्लस एल, ठीक है, आई प्लस डब्ल्यू, सॉरी, ये जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखना। आगे देखिए, मृदा सहनन का महत्व क्या है? सहनन मतलब कंपैक्शन, क्या महत्व क्या है? निचले क्षेत्रों के निर्माण में मिट्टी का भराव करना, नदियों की तटबंदी करना, ठीक है, नहर की पट्टी के निर्माण में, मिट्टी के बांध के निर्माण, धारण बनाने में, सामर्थ्यवान बनाने में, मिट्टी की पारगम्यता कम करने में। तो ये सब इसके महत्व हैं, ये याद रख लेना। आगे देखिए, चैप्टर नंबर 9 है आपका। चैप्टर नंबर 9 है मृदा पर्यवेक्षण को समझाइए। देखिए, मृदा पर्यवेक्षण क्या होता है? देखो, नींव के नीचे परीक्षण करने हेतु लाया जाता नींव के नीचे मृदा को परीक्षण करने हेतु लाया जाता है, नींव के नीचे से। उसके बाद परीक्षण करने के बाद उस स्थल पर संरचना का निर्माण करते हैं। स्थल से मृदा प्रतिदर्श प्राप्त करना अन्वेषण कहलाता है, ठीक है। अन्वेषण किसे कहते हैं? जहाँ पे स्थल जो है वहाँ से हम मृदा के नमूने को प्राप्त करें, मृदा प्रतिदर्श को प्राप्त करें, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? हम उसी को कहते हैं आपका अन्वेषण, मृदा अन्वेषण या मृदा पर्यवेक्षण, ठीक है। एक्सप्लोरेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम। आगे देखिए, अधस्थल अन्वेषण की विधियां क्या हैं? अधस्थल तुम्हें पता है क्या होता है? नींव के नीचे वाली जो मृदा होती है उसको जो भाग होता है उसको अधस्थल कहते हैं, ठीक है। अधस्थल अधस्थल अन्वेषण की विधियां लिखिए। देखिए, अधस्थल अन्वेषण की प्रमुख दो भाग में बांट सकते, तो प्रारंभिक अन्वेषण और एक विस्तृत अन्वेषण। प्रारंभिक एक्सप्लोरेशन में क्या होगा? देखिए, इस अन्वेषण में कम खर्च में मृदा की जानकारी प्राप्त होती है। इस अन्वेषण में निम्न कार्य करने होते हैं: मृदा में भेदन करवाना, मृदा खेज हेतु बोरिंग करवाना, परीक्षण हेतु गड्ढे करवाना, भूभौतिक विधियों का उपयोग। तो ये किस में? ये प्रारंभिक अन्वेषण में है, ठीक है। ये प्रारंभिक अन्वेषण किसके पार्ट हैं? ये आपके अधस्थल अन्वेषण के पार्ट हैं, ठीक है। अधस्थल का मतलब जमीन के अंदर, कैसे आप खुदाई करके तो लोगे मृदा, या फिर आप बोरिंग करके मृदा लोगे, ठीक है। आगे देखिए, विस्तृत अन्वेषण। मृदा के इस अन्वेषण में अधिक खर्च आता है। इस अन्वेषण में मृदा की धारण क्षमता, सामर्थ्य, पारगम्यता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यह स्थल पर भी किया जा सकता है। यह परीक्षण महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के हेतु किया जाता है। देखिए, विस्तृत परीक्षण में क्या होता है? विस्तृत परीक्षण में हम मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि धारण क्षमता, पारगम्यता, सरंध्रता, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये जो है परीक्षण हम स्थल पर भी कर सकते हैं, लेकिन जो वो प्रारंभिक था उसको हम केवल लैब में ही कर सकते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला में। अक्षुब्ध प्रतिदर्श तथा क्षुब्ध प्रतिदर्श में अंतर बताइए। देखिए, जिस मृदा के गुण वास्तविक मृदा की भांति होते हैं उसको कहते हैं अक्षुब्ध प्रतिदर्श मृदा, जैसे जलांश, संरचना आदि, तो उसे अक्षुब्ध मृदा कहते हैं। इसे प्राप्त करने में अधिक परिश्रम व लागत लगती है। किसको? अक्षुब्ध प्रतिदर्श को प्राप्त करने के लिए। और क्षुब्ध प्रतिदर्श मृदा क्या होती है? उसका उल्टा कर दो। जिस मृदा के गुण विक्षोभ हो जाने के कारण वास्तविक मृदा से भिन्न हो जाते हैं, यानी कि ऐसी मृदा जिसके गुण वास्तविक मृदा के समान होते हैं तो अक्षुब्ध मृदा हो गई। और ऐसी मृदा जिसके वो वास्तविक गुण से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, ठीक है। वास्तविक मृदा के गुण से अलग हो जाते हैं, उसको क्षुब्ध मृदा प्रतिदर्श कहते हैं। इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, चैप्टर नंबर 10 है आपका बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मृदा की धारण क्षमता क्या है? पहला क्वेश्चन है।
देखिए, नींव पर पड़ने वाले भारों को नींव मृदा को स्थानांतरित कर देती है। इसलिए अच्छी धारण क्षमता वाली मृदा का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात मृदा आसानी से इकाई क्षेत्र में जितना भार सहन कर लेती है उसे हम मृदा की धारण क्षमता कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। नींव क्या करती है? नींव जो भार होता है उसको मृदा पर ही तो स्थानांतरित करती है। तो इसलिए जो है हमें जो है क्या करना चाहिए? अच्छी धारण क्षमता वाली मृदा का प्रयोग करना चाहिए। तो वहीं से डेफिनेशन निकल आई कि ऐसी मृदा जो इकाई क्षेत्र के भार को आसानी से सहन कर सके, उसको हम मृदा की धारण क्षमता कहते हैं। चरण धारण क्षमता अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है? इसको याद करने टरज़ा के सामान्य समीकरण को लिखिए। देखिए, चरम धारण क्षमता क्या है? वह न्यूनतम भार जिस पर मृदा भार को संवहन करने में विफल हो जाती है या फिर भंग हो जाती है, उसे चरम धारण क्षमता कहते हैं। इसे क्यूएफ से दर्शाते हैं। ठीक है। चरम धारण क्षमता कौन सी है? देखो, ऐसी क्षमता जैसे हम जो है किसी भी मृदा पे अगर बल लगाएं, फोर्स लगाएं, यानी कि बाहर आए, ठीक है, उस पर बाहर आए, तो एक समय क्या होगा कि वो विफल हो जाएगी, या तो भंग हो जाएगी, ठीक है, या फिर नष्ट हो जाएगी। तो उसी जो है क्षमता को, उससे पहले वाली क्षमता को, ठीक है, विफल कर होने से पहले की क्षमता को ही हम कहते हैं चरण धारण क्षमता। इसे किससे दर्शाते हैं? हम क्यूएफ से दर्शाते हैं। क्यूएफ से दर्शाते हैं, और इसके लिए टरज़ागी का सामान्य समीकरण ये रहा। ठीक है। क्यू एफ बराबर सी एन सी गामा डी एन क्यू 0.5 गामा एन वी गामा। गामा क्या है? गामा है आपका मृदा घनत्व, सी है ससंजन, बी है पाद की चौड़ाई, क्यू है चरम धारण क्षमता, और एन क्या है? धारण क्षमता गुणांक। आगे देखिए, ये क्या है? सुरक्षित धारण क्षमता, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। मृदा की वह धारण क्षमता जिसमें मृदा किसी भार को बिना भंग हुए सहन कर लेती है, उसे सुरक्षित धारण क्षमता कहते हैं। इसे हम क्यूएस से दर्शाते हैं। क्यूएस बराबर फॉर्मूला चरण धारण क्षमता और सुरक्षा गुणांक। ठीक है। चरम धारण क्षमता और सुरक्षा गुणांक का अनुपात जो होता है उसको कहते हैं हम सुरक्षित धारण क्षमता। आगे देखिए, मृदा की धारण क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है भाई? मृदा के प्रकार, मृदा की विशेषता, मृदा के गुण, नींव के गुण, नींव की विशेषताएं, नींव की गहराई, यही सभी तो उसको इफेक्ट कर सकते हैं नींव मृदा को। ठीक है। मृदा की धारण क्षमता को यही सब तो इफेक्ट कर सकते हैं। कहाँ आ गए भाई? चलो, ये हो गया आपका क्षुब्ध और अक्षुब्ध प्रतिदर्श मृदा, ये भी हो गया। ये दिक्कत क्यों कर रहा है भाई? चलो। चलिए, मृदा की धारण क्षमता ज्ञात करने के लिए प्लेट लोड विधि का वर्णन कीजिए। इस विधि में मृदा का सेटलमेंट, अच्छा, इसको जो हम मृदा का सेटलमेंट भी ज्ञात किया जाता है इस विधि से। ठीक है। मृदा का सेटलमेंट भी ज्ञात कर सकते हैं। परीक्षण विधि क्या है? इस विधि में सर्वप्रथम नींव की गहराई तक एक गड्ढा खोदकर उसके तल में ढलवा लोहे की प्लेट रखकर उस पर भार आरोपित करती हैं। किसी ढलवा लोहे की प्लेट। गड्ढे का साइज आपका ये है 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर, तथा लोहे की प्लेट का साइज 30 बाई 30 सेंटीमीटर है। प्लेट मजबूत हो ताकि भार लगने पे बंकन ना आए, यानी टूटे ना ये। ठीक है। ये डायग्राम है इसका, देख लेना। नीचे लिखा है वर्गाकार गड्ढे की गहराई मुख्य गड्ढे के तल से निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। डीपी बट्टे बीपी बराबर डी बट्टे बी। ठीक है। डी है डेप्थ और बी है ब्रेथ और बीपी है प्लेट की चौड़ाई, यानी कि ब्रेथ ऑफ प्लेट। चैप्टर नंबर 11 फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है। आधार इंजीनियरिंग की परिभाषा मैं पीछे ही बता चुका हूँ। संरचना का वह भाग जो भूमि तल से नीचे बना जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम नींव कहते हैं, नींव या आधार कहते हैं। इस संरचना के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला एक अधरचना होती है, सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर भूमि तल के नीचे के भाग से, भूमि तल के
नीचे के भाग को अधरचना या नींव कहते हैं। ठीक है, सब स्ट्रक्चर कब कहते हैं? भूमि तल का जो नीचे का भाग होता है। और अधिरचना क्या होता है? संरचना का वह भाग जो दिखाई नहीं देता परंतु वास्तविक रूप से उपयोग में लाया जाता है, उसके अधिरचना कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें आप देखो ये दिया गया है, इसमें ये सब सॉइल हो गया, अधमृदा जो होती है। ठीक है, ये अधरचना हो गई ऊपर वाली, और ये क्या हो गया? ये अधिरचना हो गई। अधरचना और अधिरचना में अंतर समझ लेना। नींव के कार्य क्या होते हैं? संरचना के भार को मृदा पे स्थानांतरित करना, संरचना को समतल सतह प्रदान करना, वायुमंडलीय प्रभावों से बचाना। ठीक है, किसको? संरचना को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाना, उसको स्थिरता प्रदान करना और उसको सुरक्षा प्रदान करना, ये नींव के कार्य होते हैं। उथली सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन क्या होता है? देखिए, सैलो फाउंडेशन क्या होगा? जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या उससे कम हो तो उसको उथली नींव कहते हैं। ठीक है, हल्की व मध्यम भार वाली संरचनाओं के भार को सहन करने हेतु यह नींव उपयोग में लाई जाती है। जैसे एक मंजिला भवन, उसके लिए हम जो है सेल फाउंडेशन बना सकते हैं। उथली नींव के प्रकार देखिए, विस्तृत पाद वाली नींव, संयुक्त पाद वाली, आरसीसी, कैंटिलीवर और स्ट्रेप्ड। ठीक है, फाउंडेशन। तो इसके टाइप्स होते हैं। आगे देखिए, गहरी नींव, डीप फाउंडेशन क्या होता है? वह नींव जिसकी चौड़ाई अधिक से अधिक हो तो उसे गहरी नींव कहते हैं। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कैसी है? चौड़ाई अधिक से अधिक हो, गहरी नींव कहते हैं। यह नींव बड़े बड़े कारखानों व या बहुमंजिला घरों आदि के निर्माण में प्रयोग में लाई जाती है। गहरी नींव के प्रकार आपके दो प्रकार की होती है, पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन। ठीक है, कौन सी? पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन। कूप नींव और आपकी एक होती है कूप नींव और एक होती है आपकी पाइल नींव। ठीक है, आगे देखिए, ये विस्तृत पाद वाली नींव है। विस्तृत पाद नींव, यह नींव साधारण घरों में प्रयोग किया जाता है। नींव की चौड़ाई किससे? इस वाले फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। ठीक है, थंब रूल ये आपका ये होता है। नींव की गहराई हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, ये जो है। ठीक है, तो ये भी बता दिया मैंने आपको। अरे तुझे क्या हो जाता है यार? चैप्टर नंबर 12। ठीक है, लास्ट चैप्टर है ये आपका। ये क्या है? भूमि सुधार तकनीक, यानी कि ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक क्या है? देखिए, हमने वो पढ़ा था आपका मृदा का स्थिरीकरण। ठीक है, सोइल एक्सप्लोरेशन, तो उसी की तरह ही है ये। उसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। उसमें क्या होता था, मिट्टी जहाँ पे उपयुक्त तो नहीं थी वहाँ पे हम जो मिट्टी को किसी भी विधि द्वारा उपयोग में लाते थे। ठीक है, उपयोग करने लायक बनाते थे, तो उसी को हम सुधार कहेंगे। ठीक है, भूमि सुधार, ग्राउंड का सुधार करना। मृदा के स्थिरीकरण के उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक को जीआईटी कहते हैं। जीआईटी मतलब भूमि सुधार तकनीक कहते हैं किसके? मृदा के स्थिरीकरण में। जहाँ पर संरचना बनाने के लिए मृदा में पर्याप्त गुण नहीं पाया जाता वहाँ पर मृदा का स्थिरीकरण करके उसे उपयोग में लाने लायक बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ग्राउटिंग क्या है? ग्राउटिंग प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में सोडियम सिलिकेट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिलाकर भेजने पर मृदा को स्थिरता प्रदान की जाती है तथा सीमेंट और पानी के घोल को छिद्रों की सहायता से भेजकर रेतीली बजरी को स्थिर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या होती है? ये ग्राउटिंग होती है। तो ये आपके जो है सोइल मैकेनिक्स एक ही वीडियो में पूरा कवर हो चुका है। और अगर आप लोगों के पास अभी भी टाइम है तो अगर आप लोगों के पास अभी भी टाइम है तो आप जो है इस वीडियो को फिर से 2x की स्पीड पे देख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, इसका आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा। तो चलिए, मैं आप लोगों से अब मिलूँगा अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।